हेलो बच्चों, आज का फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का लेक्चर नंबर 7, है ना। लेक्चर नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे और हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर चुके थे अबाउट कूलम्ब्स फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे कैसे सिचुएशन में कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। और एट द एंड हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि अगर कोई भी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर कोई जगह है जहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और मैं वहाँ पे अगर चार्ज रख दूँ Q, तो क्या होगा ना, इस चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दैट फोर्स वेक्टर इज गिवन बाय Q इनटू E वेक्टर। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो उसके वजह से प्रोड्यूस होने वाला फोर्स भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देयरफॉर फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। ये वाला कॉन्सेप्ट को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे, राइट। कि अगर हम कोई भी चार्ज को, पार्टिकल को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको मोशन कराने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर जो लगेगा फोर्स, उस फोर्स के वजह से उसका कैसा कैसा मोशन होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। उससे पहले लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6 में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए थे होमवर्क करने के लिए। तो अगर आप वो किए हैं तो आपको बढ़िया मजा आएगा। सबसे पहले हम वो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था ये वाला। जैसे कि आप क्वेश्चन तो पहले पढ़ ही चुके होंगे, मैं क्या बता रहा हूँ ना, सिंपली आपको समझाता हूँ कि क्या बोल रहा है ना। इनिशियली वॉल ऐसे था और इसके ऊपर एक चार्ज Q और मास M वाला ब्लॉक रखा था और इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर हम लोग स्विच ऑन कर दिए इस वाले टाइम पे, इस वाले डायरेक्शन में, लेफ्ट की डायरेक्शन में। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा ना, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा और वो भी किधर लगेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स क्या करेगा, सोचिए ना। ये जो फोर्स है ना, दिस फोर्स, पहले ये हमारा जो स्प्रिंग था इनिशियली, ये इनिशियली स्प्रिंग कांस्टेंट K गिवन है और ये इनिशियली नेचुरल लेंथ में था। अभी ये नेचुरल लेंथ में था, इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर अभी कोई फोर्स लग नहीं रहा था। बट जैसे ही E आ गया तो ये इसके ऊपर QE फोर्स लगाया तो ब्लॉक किधर मूव करेगा ना, लेफ्ट मूव करेगा, राइट। लेफ्ट की तरफ ऐसे मूव करते करते जाएगा। तो उसको अगर मैं इस सिचुएशन में आपको समझाऊं तो इनिशियली ब्लॉक इज प्रेजेंट हियर, राइट। इनिशियल पोजीशन ये था उसका और स्प्रिंग यहाँ पे नेचुरल लेंथ में था, तो L इज द नेचुरल लेंथ। अब इसके ऊपर फोर्स लगा QE, यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगने स्टार्ट हो गया QE, राइट। और E कांस्टेंट है तो हमेशा QE लगेगा। तो क्या होगा ना, ये आगे आगे जाएगा। जिससे ये आगे आगे जाएगा क्या होगा, सोचिए, यहां से यहां तक जो आया, मान लो जो ये वाला डिस्टेंस, इतना जो डिस्टेंस आया, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x0 है। एक, क्योंकि ये पहले स्प्रिंग ब्लॉक ऐसे था, स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन, कोई कंप्रेशन कुछ भी नहीं था। बट जैसे ही ये आगे आगे गया तो स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ता गया, मतलब QE के साथ साथ इसके ऊपर पीछे फोर्स भी लगने लग गया KX। लेकिन इस पूरे मोशन के दौरान QE का वैल्यू ग्रेटर था KX से। अब x0 ऐसा एक पोजीशन आया कि इस वाले पोजीशन में इसके ऊपर इधर तो फोर्स QE लग ही रहा था और x0 एक्सटेंशन आने की वजह से स्प्रिंग पे, स्प्रिंग की वजह से इधर ऊपर फोर्स लग गया KX0। तो ये एक ऐसा सिचुएशन आया, यहां तक x का वैल्यू बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, तो QX भी बढ़ रहा था, बट QE का वैल्यू अभी भी ज्यादा था। अभी इसके ऊपर QE और KX0 लग रहा है, बट अभी इसके ऊपर Q और X0 का वैल्यू इक्वल हो गया। तो ये हो गया मेरा मीन पोजीशन और इस मीन पोजीशन में ये क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो अगर ये मीन पोजीशन है, जिसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। जाहिर सी बात है कि यहां से यहां तक जाने में उसका स्पीड इंक्रीज हुआ होगा, राइट। यहां पे मीन पोजीशन में मैक्सिमम, और इस मीन पोजीशन में ये जो QE है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा KX0 के। तो क्या यहां से मैं x0 का वैल्यू निकाल सकता हूं, QE बाई K, इतना होगा x0 का वैल्यू, जो कि मेरा पहले इनिशियल पोजीशन से इतना दूर पे गया। क्लियर। अब अगर मैं सोचूं कि अभी तो QE इसके ऊपर कंटिन्यूअसली लग ही रहा है, ये दोनों इक्वल हो गया और यहाँ पे इसका स्पीड भी कुछ है,
तो ये तो यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये और भी आगे जाएगा। ये जैसे और आगे जाएगा इस वाले पोजीशन में, तो अभी जो kx का वैल्यू आएगा वो qe से ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये जा तो आगे रहा है बट इसका एक्सेलरेशन किधर है, पीछे, क्योंकि स्प्रिंग इसको ज्यादा खींच रहा है। तो यहां से यहां तक जाते जाते उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज, और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल भी स्पीड जीरो था क्योंकि वो स्टार्ट किया था, फाइनली यहां पे पहुंचा तो जीरो। अब यहां पे जीरो हो गया और kx पीछे लग रहा है ज्यादा है, तो ये वापस आएगा, तो यहां से ये ऐसे रिटर्न आना स्टार्ट कर देगा, राइट। ये कहानी है इसकी, जो कि इसका होने वाला है। तो सोचो अब अगर यहां से वो वेलोसिटी जीरो है, यहां पे भी वेलोसिटी जीरो है, ये मीन पोजीशन में, मतलब ये जितना डिस्टेंस, सोचो जीरो से इसका वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए जितना था, वहां से वहां तक जाने के लिए उतना, तो ये भी जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यहां तक, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, एक्स नॉट। क्यों, क्योंकि ये एक्स नॉट से आया मीन पोजीशन तक, तो मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम के लिए उतना ही डिस्टेंस जाएगा, एक्स नॉट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला बीट ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वॉल, वॉल से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वॉल से पहले से ही एल डिस्टेंस में था, फिर मीन पोजीशन में पहुंचने के लिए एक्स नॉट जाना पड़ा, फिर वहां से वो आगे भी गया एक्सट्रीम पोजीशन तक और एक्स नॉट तक। सो ये कितना हो जाएगा, एल प्लस 2x नॉट, और x नॉट का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, तो l प्लस 2 इंटू QE बाई के। दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम इट्स पोजीशन, वॉल, वॉल से इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका है, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है ना, फाइंड द सेपरेशन ऑफ द पॉइंट मास वॉल एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आपको दिख रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, तो सेपरेशन फ्रॉम वॉल एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, separation from wall at equilibrium position, इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका सेपरेशन कितना होगा ना, एक्स नॉट दूरी जाना पड़ता है, तो ये इसका आंसर एल प्लस एक्स नॉट हो जाएगा, दैट इज एल प्लस क्यू ई बाई के। तीसरा क्या पूछा है, तीसरा पूछा है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास। मतलब इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन आया है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितना आया है स्प्रिंग के अंदर, एक्स नॉट ना, एक्स नॉट आया है एक्सटेंशन, तो देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग के अंदर हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, सो इट विल बी हाफ के एक्स नॉट क्यू ई बाई के का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग भी निकाल सकते हैं एडमिन पोजीशन। ये हो गया इसका सिंपल बात है। हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी लिख सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम दिस पोजीशन टू दैट पोजीशन, और फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव चीजें दिखेगा, और इसे फोर्स के तौर पर आप कर ले तो अच्छी बात है। अब सोचो ये जो पार्टिकल गया, आया, फिर आएगा, फिर जाएगा, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या करेगा, ये कंटिन्यूसली आगे पीछे जाएगा, राइट, ऐसे ऐसे ओसिलेशन करेगा, ओसिलेशन करेगा, तो वो ओसिलेशन एसएचएम होगा कि नहीं ना, भाई साहब स्प्रिंग लगा है और एक ही तो फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है ना, स्प्रिंग फोर्स इसको के एक्स लगता है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, बाकी कांस्टेंट फोर्स कुछ भी लग जाए फर्क ही नहीं पड़ता हमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। तो अगर पूछा जाए कि क्या ये ब्लॉक एसएचएम करेगा, तो उसका आंसर होगा यस, और मीन पोजीशन, उस एसएचएम का मीन पोजीशन कहां पे आएगा, एक्स नॉट। तो मीन पोजीशन एट एक्स नॉट रख के इतने एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग में उसका मीन पोजीशन रहेगा और वो एसएचएम करेगा। अच्छा, टाइम पीरियड क्या आएगा, याद करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, अगर आपको याद है कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। तू बोलेगा सर आप ऐसे कैसे लिख दिए, ये तो जब खाली स्प्रिंग होता था, ब्लॉक होता था, उसका टाइम पीरियड होता था। सही बात है, खाली स्प्रिंग ब्लॉक का टाइम पीरियड ये होता था, बट अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताया था उसके अंदर कि कभी भी अगर कोई ब्लॉक के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर, तो उसके टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड हमेशा 2 पाई रूट ओवर एम बाई के ही आता है अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो। और यहां पे जो फोर्स लग रहा है Q इंटू ई तो कांस्टेंट था, तो देयरफॉर क्यू भी क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये इसका
मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसका एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स ऑन ब्लॉक, इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, और जो कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, बात करते हैं उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है बताओ, a इक्वल्स टू एक्स नॉट। क्यों? क्योंकि देखो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के इससे साइड ये एक्सट्रीम पोजीशन बन गया, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन बन गया, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस ही तो एम्पलीट्यूड है। तो ये जो एसएचएम करेगा उस एसएचएम का मीन पोजीशन कहां पे होगा हमें पता है, उस पोजीशन का क्या होगा सब कुछ हमें पता है। मतलब क्या मेरी बात क्लियर है? सबको से समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, और फिजिक्स को आपको ऐसे ही सीखना है कि क्वेश्चन दिख गया उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हम बना पा रहे हैं, है ना, क्या वो चीजें हैं जो हम लोग कर पाएंगे इसके अंदर, व्हाट आर ऑल द अदर थिंग्स दैट वी कैन इंक्लूड इन इट, ये पता चल गया। और क्या पूछ सकता है इसके अंदर, एम्पलीट्यूड हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, स्पीड ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा बता सकते हैं। कहां पे होता है मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम कहां पे होता है, एट द मेन पोजीशन, मेन पोजीशन में होता है। तो मेन पोजीशन में और कितना होता है आप फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो। फॉर्मूला है ए इंटू ओमेगा, है कि नहीं, ए इंटू ओमेगा सिंपली, और ए का वैल्यू क्या है एक्स नॉट, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 पाई बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का वैल्यू भी आपको पता है, पुट कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू यहां से भी आ जाएगा वेलोसिटी का। या तो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो इसको, या तो आप लोग इसको सेम चीज को एनर्जी कंजर्वेशन से लिख सकते हो, एनर्जी थ्योरम, वार्क एनर्जी थ्योरम, वार्क एनर्जी थ्योरम से भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो ना, इनिशियली क्यूई वर्क डन बाई क्यूई, क्यू के द्वारा वर्क डन प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और जब स्टार्ट किया था तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 था। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग तो फिर से इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल माइनस फाइनल मतलब इनिशियली तो नेचुरल लेंथ में 0 था, फाइनली क्या आ गया ना माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होता है, और क्यूई का वर्क डन हो जाएगा क्यूई इंटू एक्स नॉट, इसको इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके भी आप मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। वेरी वेरी सिंपल, बट इस तरह से करने से, मैं जो बताया आपको ये वाला करने से अच्छा है कि आप टाइम पीरियड भी निकाल दिए, एम्पलीट्यूड भी निकाल दिए, कोई भी एसएचएम कर रहा है बोल के पता चल गया ना, तो पहले तो उसका टाइम पीरियड के ऊपर ध्यान देते हैं, समझ गए। इस तरह से पूरा क्लियर हो गया होना चाहिए। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, और इससे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है इसके अंदर। पूरा क्लियर, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो सेम टू सेम हम लोग यहां पे तो ये क्वेश्चन करेंगे। मैं और एक क्वेश्चन आपको देता हूं सेम टू सेम स्प्रिंग के जैसा, ठीक है। एनदर एग्जांपल फॉर यू, एनदर एग्जांपल फॉर यू, और होमवर्क भी कर सकते हो आप, इसको सॉल्व तो आप ही को करना है ना। क्या बोल रहा है ना, अभी ना एक स्प्रिंग को ऐसे वर्टिकली लटका दिया गया, ध्यान से सुनना, इस तरह से एक वर्टिकली एक स्प्रिंग को ऐसे लटका दिया गया इस तरह से, ठीक है। और यहां पे एक ब्लॉक रख दिया इस तरह, ए ब्लॉक इज अटैच टू इट्स एंड, स्प्रिंग का इस तरह से, ये ऐसे था, ठीक है। इन सबका मास वास दिया हुआ है, इसका मास m है और चार्ज q है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। सडनली क्या किया ना, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिया देना, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे दिया, या अपवर्ड भी दे सकता है, अब इसके लिए तो डाउनवर्ड दे रहा है ना, अपवर्ड भी दे सकता है, सिर्फ उल्टा हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन, ये दे दिया। तो इसमें फिर से वही सारे चीजें बता सकते हैं हम लोग। पहले बताओ सिंपल सी बात, अगर ये कांस्टेंट है ना तो ये एसएचएम करेगा, जो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा एसएचएम का, ये जो एसएचएम करेगा उस एसएचएम पीरियड का टाइम पीरियड क्या आएगा बोलो, इस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या आएगा, है ना।
इज स्विच्ड ऑन सडनली, जैसे बोल रहा है कि फटाक से ऑन किया गया, स्विच्ड ऑन सडनली। बताओ टाइम पीरियड क्या आएगा इसका, सब लोग बताएंगे। सो टाइम पीरियड यहां पे भी आएगा हमारा 2π√m/k। उसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है, बिकॉज फिर से यहां पे जो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, वो सारे के सारे फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। तो कोई भी अगर स्प्रिंग के साथ कांस्टेंट फोर्स लगा दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है टाइम पीरियड में। अच्छा, क्या ये इसका मीन, अच्छा पहले बताओ ये इसका नेचुरल लेंथ है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करने से पहले वो यहां पे था, ही वॉज प्रेजेंट हियर इनिशियली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले। लेकिन क्या ये नेचुरल लेंथ है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे mg लग रहा होगा और इसके ऊपर कुछ kx0 लग रहा होगा, तभी ये यहां पे इक्विलिब्रियम में था। मतलब ऑलरेडी ये अपने नेचुरल लेंथ से थोड़ा नीचे था, और कितना नीचे था, kx0 लग रहा है, मतलब x0 नीचे था ये अपने नेचुरल लेंथ से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड आने से पहले। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो अब तो ये इस पोजीशन में नहीं रहेगा, ये कुछ और नीचे चला आएगा यहां पे अभी इसका न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। दिस विल बी इट्स न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब अब इसके ऊपर नीचे mg भी लग रहा होगा और QE भी लग रहा होगा, और ऊपर मान लेते हैं कि ये x0 है और ये जो डिस्टेंस है, ये जो नीचे आया ये कुछ x है ना, x0 और ये कुछ x है। तो यहां पे ऊपर जो लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, kx प्लस x0। और इस इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, k इंटू एक्स प्लस x0 इक्वल्स टू mg प्लस QE। फोर्स का इक्वेशन लिखे एट इक्विलिब्रियम, लेकिन x0 यहां से निकालना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे mg इक्वल्स टू kx0 था, ये तो इनिशियल वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन था। तो mg इक्वल्स टू kx0, सो x0 का वैल्यू था यहां से mg/k। ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। इसको यहां पे पुट करेंगे, इसको यहां पे पुट करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। किसका वैल्यू मिल जाएगा, x का। अब सोच x मिल गया है ना, ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है और यहां से वो स्टार्ट किया है, तो नीचे जो जाएगा जहां पे उसका वेलोसिटी 0 होगा फाइनली, है ना, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस x', ये भी कितना होगा ना, जितना इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया था उतना ही नीचे जाएगा। तो ये x1 का वैल्यू भी कितना होगा, x, है ना, कितना होगा, x। तो अगर पूछे यहां पे क्या आपको व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, अगर ये पूछे तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग क्या है ना, नेचुरल लेंथ से आपको निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है ना। नेचुरल लेंथ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड आया नहीं था वैसे ही छोड़ देते तो x0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां से इक्विलिब्रियम x, और इक्विलिब्रियम से उतना ही नीचे जाएगा जितना ऊपर से आया था, तो इसीलिए मैक्सिमम एक्सटेंशन का वैल्यू क्या होगा, x0 प्लस 2x। x0 का वैल्यू तो पता है mg/k, प्लस ये 2x का वैल्यू यहां से डालोगे तो ये आंसर आएगा, दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। सिंपल सी बात है। अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम पूछ सकता है क्या, इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम पूछ सकता है। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम बताओ क्या होगा इसमें, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम ना, सोच इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना ऊपर नीचे हो रहा है वही तो एम्पलीट्यूड है, और ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है भाई साहब। तो अगर इस वाले पोजीशन के अबाउट वो जितना ऊपर से आया था उतना ही ऊपर नीचे गया, फिर उतना ही ऊपर 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 ऊपर, तो एम्पलीट्यूड इसका कितना हो जाएगा एसएचएम का, द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम इज इक्वल्स टू x, और x का वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। फिर से सारी बातें सेम हो सकता है, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि वहां पे आपको सिर्फ QE लग रहा था कांस्टेंट फोर्स, यहाँ पे QE और mg दोनों लग रहे हैं कांस्टेंट फोर्स, और वहां पे जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन था वो नेचुरल लेंथ था, बट यहाँ पे जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो ऑलरेडी नेचुरल लेंथ से कुछ एक्सटेंशन x0 पे होगा। दैट इज द सिनेरियो एंड दैट इज द टोटल कैलकुलेशन, जो कि आपको इस तरह के सवाल मिल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो आपको पूरी आइडिया रहनी चाहिए कि इस तरह के सवाल को
कैसे फोर्स बैलेंस, कैसे न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, कैसे एम्पलीट्यूड, कैसे टाइम पीरियड, कैसे मैक्सिमम स्पीड, है ना, ये सारे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ये सारी बातें यहां पे लिखा हुआ है, पूरा क्लियर आपको हो जाना चाहिए और मुझे बता दीजिए एक बार। तो ये स्प्रिंग के बारे में मैंने आपको दो टाइप के सवाल बता दिए, जिसमें हम लोग सीधा रख के भी कर सकते हैं, जैसा एससी वर्मा में भी उस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक हम स्प्रिंग को वर्टिकली रख के भी सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं जो हम लोग वहां पे किए हैं। क्लियर है? बाकी कोई टेंशन इसके अंदर है नहीं, और हमें इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। क्लियर है? उसके अंदर और एक क्वेश्चन मैंने दिया था जो कि थोड़ा कोलिजन वाला क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ नहीं, ये उससे भी आसान है। दिस क्वेश्चन इज इवन इजी, है ना, आप पढ़े जरूर होंगे क्वेश्चन को, मैं पहले बता देता हूं। मास सेम था, चार्ज क्यू था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया गया ई। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया तो क्या होगा ना, इसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इस वाले डायरेक्शन में, राइट, इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इस वाले डायरेक्शन, इधर की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इसके ऊपर। फोर्स कितना ना, Q इंटू ई। क्या ये कांस्टेंट है ना? ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो QE का वॉल्यूम फोर्स भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अच्छा, फोर्स भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स दैट इज इक्वल्स टू QE, ये अगर हो गया कांस्टेंट, तो इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज QE बाई M, वो भी क्या होगा? कांस्टेंट। अब वो जब यहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था, तो इनिशियल वैल्यू था 0। ध्यान से सुनना, 0। कितना डिस्टेंस जाएगा वो? L, ये डिस्टेंस L दिया हुआ है ना, L डिस्टेंस जाएगा वो। L डिस्टेंस गया गया गया, तो जस्ट टकराने से पहले, ध्यान से सुनना, दीवार को जस्ट टकराने से पहले उसका वेलोसिटी था कुछ v, जिसको मैं u प्लस एटी तो नहीं, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as से कैलकुलेशन कर सकता हूं। क्यों? मुझे डिस्टेंस पता है l, और इनिशियल वैल्यू पता है 0, और एक्सेलरेशन पता है इतना, और कांस्टेंट है, इसलिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as का रूट ओवर, तो डाल दो, u तो 0 है, तो रूट ओवर ऑफ 2 इंटू QEL बाई M, राइट, QEL बाई M। इतना उसका वेलोसिटी हो गया जस्ट बिफोर कोलिजन। अब इलास्टिकली जब कोई दीवार को टकराता है, तो याद करो मैंने आपको सिखाया था, जितने स्पीड से टकराएगा उतनी स्पीड से वापस आएगा, राइट। तो ये टकराया भी से, तो जब वापस आएगा यहां से, तो वापस भी कितने स्पीड के साथ आएगा? यहां से भी स्पीड के साथ आएगा यहां पर। अच्छा, उसको टाइम कितना लगेगा यहां तक आने के लिए? ये जो आएगा इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा देख लेते हैं। टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा ना, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं, या एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस तो है L, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन QE बाई M इंटू टी स्क्वायर, इतना टाइम लगा, तो t इक्वल्स टू 2mL बाई QE, इसका रूट ओवर। इतना टाइम उसको लगा यहां से यहां तक आने के लिए, समझ रहे हो, यहां से यहां तक आने के लिए। अब टकराने के बाद उसका वेलोसिटी ये हो गया, है ना, आते टाइम उसका इनिशियल वेलोसिटी ये था और एक्सेलरेशन इधर था, राइट, इसीलिए उसका स्पीड बढ़ाते बढ़ाते पहुंचा दिया। टकरा के वेलोसिटी तो इधर हो गया, बट एक्सेलरेशन तो अभी भी जो इसका एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन तो अभी भी राइट साइड ही है ना यार, दैट इज QE बाई M, और ये कांस्टेंट है। तो सो टकरा के निकला भी से एक्सेलरेशन, लेकिन इस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इसको अपोज कर रहा है इस तरह से। तो इसका स्पीड जब वो यहां पे ऐसे जाएगा, तो उसका स्पीड यहां पे स्पीड उसका इंक्रीज हो रहा था, इसका स्पीड यहां पे क्या होगा? डिक्रीज होगा, और उतना ही वेलोसिटी है, उतना ही एक्सेलरेशन है, इसीलिए फाइनल आके यहां पे पहुंचेगा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी यहां पे फिर से क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद यहां से वो फिर से ऐसे जाने की कोशिश करेगा, फिर वो इस तरह से ऐसे आने की कोशिश करेगा। तो देखो, क्या ये बार बार जा रहा होगा, टकरा रहा होगा, आ रहा होगा, जहां से स्टार्ट किया था, गया, टकराया, वापस वहीं पे, फिर गया, टकराया, वापस वहीं पे, फिर गया, टकराया, वापस वहीं पे। तो ये जो कंटिन्यूअसली ऐसे मोशन करेगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा ना, जानने के लिए जितना टाइम लगा प्लस आने के लिए जितना टाइम लगा, और एक्सेलरेशन तो सेम था, तो जाने के लिए जितना टाइम, आने के लिए भी उतना टाइम।
तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा ना, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, टाइम पीरियड जो होगा इसका कितना होगा ना 2 इंटू टी, दैट इज 2 इंटू रूट ओवर 2 ml/QE। दिस इज द आंसर, दिस इज द टाइम पीरियड। ये इलास्टिक कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट था और इसके अंदर हम लोग थोड़ा काइनेमेटिक्स भी यूज किए। बाकी इसके अंदर समझने वाली बात ये थी कि टाइम पीरियड का मतलब नहीं है कि हमेशा एसएचएम ही हो तभी टाइम पीरियड निकालेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। एसएचएम हो तभी टाइम पीरियड निकालेंगे, नहीं। टाइम पीरियड का मतलब है कि कितने टाइम बाद ये अपना मोशन रिपीट कर रहा है। तो ये गया कोलाइड किया, जाते टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भेजा, जैसे ही इधर जाके टकरा के वापस आने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोका, तो यहां पे ही आके जीरो करवाया। फिर बोला रुक गया ना मेरे पास, मैं तो फोर्स लगा रहा हूं यार, तो भाग, फिर से भगाया। फिर जाके टकरा गया, बोला अच्छा मेरे ही तो मेरा खा के मुझे ही मतलब, तो वापस आया फिर से उसको रोकने की कोशिश किया, फिर इधर रुक गया। तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में है ना, उसका फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ना, इसीलिए वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है तो उसको वो हेल्प करेगा, इंक्रीज कराएगा एक्सेलरेशन। अगर वो उल्टा डायरेक्शन में जाता है तो वो उसका वेलोसिटी डिक्रीज कराएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल, कोई टेंशन की बात ही नहीं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से रिलेटेड कुछ भी काइनेमेटिक्स का इंक्लूजन आ सकता है, और जेईई मेंस में खास करके इस तरह से पूछे भी जाते हैं, क्योंकि नीट वालों के पास ऑप्शन है कि वो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। 45 क्वेश्चंस आते हैं तो उनके पास ऑप्शंस रहता है नीट के लिए कि वो सेम चैप्टर का कुछ भी कॉन्सेप्ट डाल दिया जाए, है ना, या लेकिन जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में जो होता है वो उनके पास ऑप्शंस नहीं रहता है, क्योंकि क्वेश्चन 25 डालने हैं और चैप्टर तो 28 ऐसे कुछ है, तो कैसे किया जाए, है ना, कैसे किया जाए उसके लिए। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, यही किया जाता है कि एक एक चीज को, और मैकेनिक्स जैसे मैं बोलता हूं, हो सकता है मैकेनिक्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम आते हो, बट उसका जो एप्लीकेशन है ना पूरे क्लास 12 के हर एक टॉपिक में, जैसे यहां पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में लिख रहे हैं, एक नया फोर्स आ गया, उसी को इंक्लूड करके कहानी खत्म करो। उसी तरह हो सकता है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स आ जाएगा, तो फिर से सेम फोर्सेस को लेके सेम कहानी रिपीट करो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मैकेनिक्स का ज्ञान है वो आपका फिजिक्स को बेटर बनाता है, इसीलिए मैकेनिक्स याद रहना चाहिए हमेशा, एनर्जी कंजर्वेशन लिखना आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखना आना चाहिए, ऐसे सब कहानी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लोगे, और आई थिंक बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेशन में भी करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी दिया जाएगा, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग एक बढ़िया सा चीज पढ़ेंगे वो है ग्राफ्स। मैं ये टॉपिक को, ग्राफ्स को पूरा लास्ट में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जनरली इसको चाहे बुक में हो चाहे दूसरे टीचर हो, वो इसको कैसे पढ़ाते हैं ना, साथ ही पढ़ा देते हैं, एक चीज समझे तो उसको ही फिर पढ़ा दिया, और एक समझे उसका ग्राफ पढ़ा दिया। लेकिन मैं इसको लास्ट में पढ़ा रहा हूं आपको, उसका रीजन है कि पूरा जो भी फॉर्मूले आए हैं ना, वो फॉर्मूले हमारे एक बार रिवाइज हो जाएंगे इस चक्कर में। ठीक है, तो चलिए किसका किसका ग्राफ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। सबसे पहला जो ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग वो है फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा चलो, पॉइंट चार्ज क्या होता है, मान लो ये है कैपिटल Q, और इससे अगर आप x से डिस्टेंस चले जाओ तो x से डिस्टेंस पॉइंट P है, तो यहां पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ना, KQ/x², मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू x²। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू x² होता है, या कोई भी क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू x² होता है, तो बताओ उसका ग्राफ कैसा होता है। इधर ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इधर ले लेते हैं डिस्टेंस, दैट इज x। तो कभी भी कोई चीज अगर स्क्वायर से वेरी करता है तो उसका ग्राफ क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपराबोला। क्या बनता है, इसका नाम क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपराबोला, एंड इज प्रोपोर्शनल टू 1/x²।
राइट, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/x²। पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ ऐसे बनेगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अच्छा, दूसरा, अगर इन्फानाइट चार्ज हो, अगर एक इन्फानाइट चार्ज्ड रॉड हो, इन्फानाइट चार्ज्ड रॉड, एक चार्ज रॉड ले लिया, इन्फानाइट, इन्फानाइट चार्ज रॉड, तो सोचो इन्फानाइट चार्ज रॉड की वजह से क्या आता था इलेक्ट्रिक फील्ड ना। ये अगर इन्फानाइट रॉड है और इससे अगर हम लोग x डिस्टेंस चले जाएंगे तो x डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका लेम्बडा दिया होगा प्लस, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2k लेम्बडा बाई x। मतलब ये कैसे वैरी कर रहा है ना, ये e प्रोपोर्शनल टू 1/x में वैरी कर रहा है। तो अगर कोई चीज 1/x में वैरी करता है ना, तो भी उसका ग्राफ हमेशा कैसे बनाते हैं हम लोग, तो भी हम लोग उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपराबोला। तो ये भी हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। दिस इज अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर ये तो हो गया नॉर्मल वाली बात है ना, x, ये 1/x² भी तो ऐसे दिखता है और ये प्रोपोर्शनल टू 1/x भी तो ऐसे ही दिखता है। लेकिन याद करो, मैंने आपको पहचानना सिखाया था कि अगर दोनों गिवन हो, अगर एक ही ग्राफ में दोनों गिवन हो, जैसे कि मैं आपको यहां पे बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे, यहां पे मैं स्पेशल केस सिखाता हूं आपको, थोड़ा स्पेशल चीज। क्या स्पेशल ना, मान लीजिए कि ऐसे दे दिया, ये तो ग्राफ है, बट अभी यहां पे दो ग्राफ दिया है, एक दिया है ऐसा और एक दिया है ऐसा, दो ग्राफ दिया है। इनमें से कौन सा 1/x² का है और कौन सा 1/x का है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x। तो ये दोनों में से कौन सा 1/x, मैं ना दूसरे इसमें कर देता हूं, एक मिनट, दूसरे कलर में ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, तो मैं दूसरे कलर में कर देता हूं। इनमें से कौन सा 1/x होगा और कौन सा 1/x² होगा। चलो, ब्लू वाला एक है, एक ब्लू वाला है और एक व्हाइट वाला है। इनमें से सोचो, मैंने क्या बताया था ना, x का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, x² का 1/x² का वैल्यू उतना कम होगा। तो जो नीचे वाला होता है ब्लू वाला, नीचे वाला इज 1/x² एंड ऊपर वाला इज 1/x, और जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट है x = 1। ये आपको पहचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कभी हो सकता है आपको दोनों ग्राफ दे दे और दोनों ग्राफ से पूछे कि इनमें से कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सा पॉइंट चार्ज की वजह से, कौन सा इन्फिनिट चार्ज रॉड की वजह से रिप्रेजेंट करता है, बताओ। तो आपको याद रहनी चाहिए, सिंपल सिंपल सी बात है ना। हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपराबोला ही मिलते हैं, बट एक से ज्यादा रेक्टेंगुलर हाइपराबोला जब मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे कौन आएगा सोचते हैं। तो ये याद रखो, जितना पावर ज्यादा वो उतना नीचे आएगा अल्टीमेटली। 1 से पहले की बात नहीं है, 1 से पहले अलग बात है, 1 की बात जब बड़ी हो जाए तब बात करते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात है। और सिंपल से दो ग्राफ है, दो ग्राफ सिंपल से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से और एक इन्फिनिट रॉड की वजह से, क्योंकि वो एक्स में वैरी कर रहा है। बाकी रिंग का ग्राफ तो मैं वहीं पे सिखा दिया था आपको, रिंग के साथ ही कि रिंग के लिए एक रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनता है, तो मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट ग्राफ्स आएगा, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। अगर 2 पॉइंट चार्ज रख दो, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट सम सेपरेशन, प्लेस्ड एट सम सेपरेशन, कुछ सेपरेशन में 2 पॉइंट चार्ज को रख दो और उनके बीच में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, है ना। एक करके ड्रॉ करके बताता हूं, मान लेते हैं ये, ठीक है, ऐसा। और इसका हम लोग यहां पे एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं, यहां पे एक चार्ज रख देते हैं, यहां पे एक चार्ज रख देते हैं, सेम चार्ज ले लेते हैं। पहले ये सपोज +q है और ये भी सपोज +q है। ध्यान से सुनना, ये ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ग्राफ समझ गए ना तो देख के चुटकी में आंसर लिखोगे। और ग्राफ पूछे जाते हैं, रिसेंटली पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, 2 पॉइंट चार्ज का ग्राफ, ठीक है। चलो ड्रॉ करेंगे, इधर ऐसे लाइन बढ़ा देते हैं इसको आगे, और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा
और यहां पे ग्राफ लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर से, और यहां पे भी लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर से। ठीक है, चलो तो हमें ये दो पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसे बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले सोचो कि अगर कभी भी मैं इंफिनिटी को चला जाऊं, इंफिनिटी पूरा है, दोनों चार्ज से इंफिनिटी, ये प्लस क्यू है ना, दिस इज प्लस क्यू, कंफ्यूज मत होना, दिस इज प्लस क्यू, हाँ दिस इज प्लस क्यू, ठीक है, दिस इज प्लस क्यू, हाँ इंफिनिटी की तरफ अगर मैं चला जाऊं, यहां पे इंफिनिटी तरफ, मतलब एक्स का वैल्यू अगर कभी भी इंफिनिटी हो गया तो दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, जीरो। जाहिर सी बात है ना, इन्फानाइट को अगर चले जाओ तुम लोग, इन्फानाइट को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डिस्टेंस इन्फानाइट हो गया तो एक की वजह से भी जीरो, उसके वजह से भी जीरो। ठीक है, मतलब हम इन्फानाइट को जाएंगे तो जीरो करना है, क्लियर, वेरी मच क्लियर, ओके। अच्छा दोनों चार्ज कैसा है, सेम है, राइट, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो होगा। और सेम चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होता था, चार्जेस के बीच में कि चार्जेस के बाहर, दोनों मतलब सेम नेचर के चार्ज होते थे, मैंने ट्रिक बताया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होता था ना, दोनों चार्ज के बीच में, और अगर सेम है तो एग्जैक्टली बीच में, मतलब इनका एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ये भी पता चल गया। अच्छा अगर मैं इंफिनिटी को चला जाऊं फिर से, तो इंफिनिटी में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर भी क्या होगा, जीरो ही होगा। इतना तो हमें क्लैरिटी से समझ में आ रहा है कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किधर होगा, क्या होगा, ठीक है, समझ में आता है। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि सोचो अगर मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट के पास आ गया, एग्जैक्टली ये जो चार्ज है ना, चार्जेस के ऊपर आ गया, कोई भी चार्ज के में ऊपर आ गया, तो उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, सॉरी उस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो जीरो हो गया। अगर कोई भी चार्ज के ऊपर आ गया मैं, तो उस चार्ज से डिस्टेंस जीरो हो गया, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंफिनिटी होगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंफिनिटी होगा, ये भी समझना पड़ेगा। इतना चीज पहले क्लैरिटी से समझ में आना पड़ेगा कि इधर इंफिनिटी में जाओ तो जीरो, इधर इंफिनिटी में जाओ तो जीरो, चार्ज के ऊपर आ जाओ तो इंफिनिटी इंफिनिटी, और अगर सेम चार्ज है तो बीच में कहीं पे जीरो आएगा, ऑपोजिट चार्जेस से तो बाहर बाहर कहीं पे तो जीरो आएगा, हमें नहीं पता, देखा जाएगा कहां पे, है ना। अभी तक इतना कहानी है, पूरा क्लियर। अब ध्यान से समझते हैं आगे का चीज, ध्यान से समझे। अगर मैं इस क्यू के थोड़ा इस साइड, इस वाले पॉइंट में आ जाऊं, थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, ग्राफ के मतलब इस प्लस क्यू का जो दो प्लस क्यू है, दो इस वाले इस साइड में आ जाऊं थोड़ा सा, इधर में कहीं पे भी, तो ये प्लस क्यू से वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस प्लस क्यू के वजह, मैं नीचे करता हूं, इस प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस वाले डायरेक्शन में, और इस प्लस क्यू के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस वाले डायरेक्शन में, राइट। दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों को वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो तो इधर ही प्रोड्यूस होगा, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो राइट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो देयरफॉर इस वाले के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है ना, वो राइट वाले डायरेक्शन में है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और राइट वाले डायरेक्शन में मतलब हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर इंफिनिटी जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव में आना चाहिए, तो ऊपर, इसके ऊपर इंफिनिटी जाएगा और यहां जीरो, मतलब ग्राफ जो यहां पे बनेगा वो इस तरह से बनेगा। बस, क्या इस तरह वाला ग्राफ समझ में आया। पहले मैं बोला इसके ऊपर तो इंफिनिटी है, ठीक है भाई इंफिनिटी है, लेकिन थोड़ा इस तरफ आ जाता हूं ना, जब जैसे ही मैं थोड़ा इस तरफ आ गया तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड हो गया। अगर राइट साइड हो गया दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल भी राइट होगा, राइट साइड डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैं पॉजिटिव ऊपर स्टार्ट किया और ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, दिस इज द ग्राफ ऑन दिस साइड, क्लियर। उस तरह इधर आते हैं, इस वाले रीजन में, लेफ्ट वाले रीजन में आते हैं पूरा, ठीक है। सोच, इसके ऊपर आ गया तो इंफिनिटी, थोड़ा इस साइड में आया तो
ये प्लस है, इसके वजह से राइट की वजह से भी आवे और लेफ्ट की वजह से भी आवे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब जैसे ही मैं थोड़ा इस साइड में आ गया ना, जैसे ही मैं ऊपर लिखता हूं, जैसे ही मैं थोड़ा इस साइड आ गया तो क्या हो गया ना, जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुए, ई ड्यू टू राइट और ई ड्यू टू लेफ्ट, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे प्रोड्यूस, किधर, कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुए, लेफ्ट के डायरेक्शन में। मतलब यहां पे जो ई नेट का डायरेक्शन होगा वो भी किधर होगा, लेफ्ट। लेफ्ट है मतलब हम क्या लेंगे, नेगेटिव। मतलब हम स्टार्ट करेंगे माइनस से और इधर तो जीरो ही होना है, तो मतलब यहां पे ऐसे माइनस इंफिनिटी से जीरो की तरफ। तो इस साइड में ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा। हाइपरबोला तो ड्रॉ ही करना है, बट वो ऐसे माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। ये हो गया दोनों साइड का ग्राफ। अब बीच का ग्राफ को समझे, बीच का ग्राफ को सोच, अगर तू थोड़ा या इसके ऊपर तो इंफिनिटी है ना, थोड़ा यहां पे आ जाओ, थोड़ा इस वाले पॉइंट में आ जाओ, थोड़ा इस वाले में आओ, तो ये प्लस क्यू की वजह से ये जो लेफ्ट वाला चार्ज है, लेफ्ट वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, बट राइट वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, है कि नहीं। लेफ्ट वाले की वजह से बना राइट साइड और राइट वाले की वजह से बना लेफ्ट साइड, बट इनमें से कौन सा वाला चार्ज पास में है, लेफ्ट वाला चार्ज पास में है। इसका मतलब ये जो लेफ्ट वाला है ना, इसका वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज मोर, दिस लेफ्ट वाला वैल्यू इज मोर। तो देयरफॉर अगर इस मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड में, मतलब इस मिड पॉइंट, ये तो मिड पॉइंट हो गया ना, इस मिड पॉइंट को छोड़ दो, इस साइड में जो ई नेट का डायरेक्शन है, इस साइड में वो ई नेट का डायरेक्शन किधर है, क्योंकि लेफ्ट वाला ज्यादा है और लेफ्ट वाला जो है वो इस, तुम समझ रहे हो, ई एल ई आर का मतलब ऐसा नहीं कि लेफ्ट के डायरेक्शन में या राइट के डायरेक्शन में, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट वाला चार्ज एंड इट इज द आई आर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू राइट वाला चार्ज। मैं यहां पे नहीं तो लिख देता हूं, ई एल इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट वाला चार्ज, ड्यू टू लेफ्ट चार्ज, और ई आर का मतलब है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू राइट वाला चार्ज, ड्यू टू राइट चार्ज, है ना। ये मत समझना कि सर ये तो लेफ्ट लिख रहे हैं, राइट क्या बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। दे आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट में प्रेजेंट वाला चार्ज। तो ये वाला ज्यादा हुआ क्योंकि ये पास में था, तो ई नेट का डायरेक्शन यहां पे किधर हो जाएगा ना, राइट साइड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। मतलब यहां स्टार्ट होगा कहां से, यहां स्टार्ट होगा हमारा कहां से, प्लस इंफिनिटी से, और ऐसे आते 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 यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरह अगर तुम थोड़ा इस वाले पॉइंट में सोचो, तो सोच ये प्लस क्यू है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दिस इज ई ड्यू टू राइट वाला चार्ज, और ये भी प्लस क्यू है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, ई ड्यू टू लेफ्ट वाला चार्ज। बट यहां पे ई वाला राइट इज मोर, दिस इज मोर हियर, क्योंकि ये राइट के पास में है। तो यहां पे जो ई नेट का डायरेक्शन होगा, इस वाले रीजन में ई नेट का डायरेक्शन वो किधर होगा, लेफ्ट की डायरेक्शन में होगा। इसीलिए मुझे क्या लिखना है, नेगेटिव। तो बताओ कहां से स्टार्ट करूंगा, माइनस इंफिनिटी से और जाऊंगा जीरो तक। तो इसी को कंटिन्यू करा जाएगा इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आएगा। तो जो फाइनल ग्राफ बना इसका, वो फाइनल ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देता हूं, मिटा के। ऑलराइट, बोलो समझ में आना चाहिए यार, बहुत आसान सा चीज है, लेकिन थोड़ा दिमाग चाहिए समझने के लिए कि कहां पे क्या होता है, कहां पे क्या नहीं होता है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कहां पे लेफ्ट होगा, कहां पे राइट होगा, कहां पे आगे होगा, कहां पे पीछे होगा। ये सब पता करने के लिए आपको पूरा नॉलेज चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट में लिखना आना चाहिए। लेकिन जो बेसिक चीज फाइंड करना था, वो बेसिक चीज क्या क्या फाइंड करना था, समझ में आ गया। वो बेसिक चीज ये फाइंड आउट करना था कि इंफिनिटी पे इंफिनिटी होता है, जीरो कहां पे होता है, क्या होता है क्या नहीं, ये सब बातें पूरा क्लियर। पूरा ग्राफ के बारे में, ये वाला ग्राफ आपको समझ में आना पड़ेगा। मैं इस तरह का और भी ग्राफ करवाऊंगा, 4, 5, 10, 12 और ग्राफ करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम सारे पॉसिबिलिटीज के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट छोटे छोटे पॉइंट्स जो इसके अंदर, वो समझो, ताकि कभी भी आपको ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी नहीं होगा। बच्चे अल्टीमेटली रट लेते हैं इसको कि हाँ पॉजिटिव है तो ऊपर नीचे, मध्य बीच में, ऐसे 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 रट लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले समझ जाते हैं, बाद में रटना है तो रट लो, आप याद तो रखना ही है। और ऐसा जो बोलते हैं कि फिजिक्स में बिल्कुल याद बिना रखे काम हो जाता है, ऐसा नहीं है भाई साहब। बिना कुछ याद रखे काम तो नहीं होगा, बट कुछ कुछ चीजें हमें याद रखना है, कोशिश करना है कि सारी चीजें समझा जाए,
बट याद चीजें हमें रखना भी होता है, क्योंकि बिना याद रखे हम लोग चीजें पूरा परफेक्ट नहीं बन सकते हैं फिजिक्स में। क्लियर है पूरा? तो अगर ये थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में घुस रहा होगा तो हम लोग और एक करके देखते हैं, उसमें शायद और थोड़ा मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा वाला करके देखते हैं। देखें फिर से, चलो क्या करते हैं ना, अभी पहले लाइन वाइन ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा यार, लाइन ये थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है पतला कर देंगे। हाँ, थोड़ा लाइन वाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन, यहां पे लाइन, यहां पे लाइन, ठीक है, बस ऐसे करते हैं और क्या, ठीक है ना। हाँ, अब चार्ज रख देते हैं, चार्ज रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं चार्ज, यहां पे रख देते हैं चार्ज, कितना ना -q, और यहां पे भी चार्ज रख देते हैं हम लोग, कितना -q। ऑलराइट, दो नेगेटिव चार्ज रख दिए हैं, राइट, Q2 ने Q ही रखते हैं, दो माइनस चार्ज रख दिया, एक -2 एक -q। चलिए इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे जो बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए कि इंफिनिटी में जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इधर इंफिनिटी में जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर इनके एग्जैक्टली बीच में आ गया, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है और दोनों का वैल्यू भी सेम सेम है, तो इस बीच वाले पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इस बीच वाले पॉइंट में, है ना, इसको भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसके बीच में भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, और इसको थोड़ा थोड़ा डॉटेड बना लेते हैं। ठीक है, इस बीच वाले पॉइंट में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू भी कितना होगा, 0। ये वाले पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। इतना क्लियर? एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर आ जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, और इधर भी आ जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। एग्जैक्टली इस पॉइंट्स के ऊपर इतना चीज हमें पता है, राइट। अब डायरेक्शन देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मस्त डायरेक्शन देखेंगे, देख लो एक बार अच्छे से, सोचो क्या होगा ना। अगर मैं पहले इस वाले रीजन में आते हैं, राइट वाला रीजन में, है ना, राइट वाला रीजन में, सब लोग खुद ही बताओगे अपने आप, मतलब मैं करते टाइम में पूछता, जो पूछ रहा हूं अपने से बोला करो, ताकि तुम अपने दिमाग में तुम्हारा चलता रहेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, हाँ मैं सही बोला था, है ना। जो भी बोल रहा हूं बोला करो। क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से, अगर राइट साइड आ गया, ये -q है, ये भी -q है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। एक इलेक्ट्रिक -q की वजह से टूवर्ड्स इधर प्रोड्यूस होगा, ई ड्यू टू राइट वाला, और ये भी -q है तो इसके वजह से इधर प्रोड्यूस होगा, ई ड्यू टू लेफ्ट वाला। ई आर और ई एल दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं मुझे, चुपचाप वो भी लेफ्ट दिख रहे हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, लेफ्ट होगा। अगर लेफ्ट होगा तो मुझे क्या लिखना है, नेगेटिव। तो बता ग्राफ कहाँ से शुरू करूँ, ऊपर से कि नीचे से? सर नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करके यहाँ पे 0 तक जाऊंगा, तो हमारा नीचे से -∞ से शुरू होगा ग्राफ, ऐसे नीचे तक जाएगा। कहानी खत्म, एक साइड का कहानी खत्म। अब दूसरे साइड में आते हैं। दूसरे साइड में सोच, दूसरे साइड में क्या होगा ना, फिर से दो चार्ज है, तो यहां पे भी टूवर्ड्स ही चार्ज होगा, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू राइट भी यही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट भी यही होगा, क्योंकि दोनों माइनस है तो दोनों की वजह से टूवर्ड्स चार्ज। यहां पे भी बता देता हूं फिर से, ई आर और ई एल जो है वो क्या है, दे आर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट एंड राइट चार्जेस रेस्पेक्टिवली, लेफ्ट एंड राइट चार्जेस रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे दोनों राइट है, अगर दोनों राइट है तो देयरफॉर ई नेट का वैल्यू भी किधर हो जाएगा, राइट साइड डायरेक्शन में। अगर राइट हो गया तो क्या लिख देंगे, पॉजिटिव, खत्म कहानी। तो यहां पे जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो भी यहां पे कहां से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से, और यहां पे प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 0 से स्टार्ट करो, ऐसे ये हो जाएगा इस साइड का ग्राफ। अब अच्छा बीच में के लिए फिर से क्या करो ना, फिर से वही बात सोच। अगर थोड़ा सा ये वाले पॉइंट में, इस वाले रीजन को पहले समझते हैं ना, लेफ्ट साइड, थोड़ा सा इस वाले पॉइंट में सोचोगे तो ये -q की वजह से, ये -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट वाला चार्ज, और राइट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, सॉरी टूवर्ड्स प्रोड्यूस होगा, है ना। ये लेफ्ट वाले के लिए लेफ्ट के टूवर्ड्स हो गया, राइट वाले के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, ये ड्यू टू राइट वाला। बट सोच, लेफ्ट और राइट में से पास में कौन है, पास में है लेफ्ट वाला चार्ज, पास में है। अगर मैं यहां पे देखूं तो लेफ्ट वाला जो है ई एल,
वो चार्ज पास में है ना, जो चार्ज पास में होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, मतलब क्या EL मोर हो गया। अगर लेफ्ट वाला ज्यादा हो गया तो देयरफॉर इस वाले रीजन में जो नेट फील्ड होगा वो भी किधर होगा, EL, मतलब लेफ्ट वाले डायरेक्शन में होगा, और उसका साइन हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव। इधर सोच, अगर इस वाले पॉइंट में सोचेगा तो राइट वाला माइनस है, तो इसके वजह से टूवर्ड्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू राइट वाला ER, और लेफ्ट वाले के लिए इधर प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट वाला, और इन दोनों में से राइट वाला चार्ज पास में है, तो अगर राइट वाला चार्ज पास में है तो राइट वाला चार्ज को हम लोग क्या लिखेंगे, मोर। अगर ये मोर है तो देयरफॉर इस वाले डायरेक्शन में जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कौन से वाले डायरेक्शन में आएगा, राइट वाले डायरेक्शन में आएगा। राइट वाले डायरेक्शन में आएगा तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो इसीलिए यहां पे स्टार्ट होगा ग्राफ हमारा माइनस से, यहां पर स्टार्ट होगा ग्राफ हमारा माइनस से, ऐसे जाएगा 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 यहाँ पे 0, फिर यहां से होके इधर जाएगा प्लस 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 में। तो ये ग्राफ बनेगा। अगर हम 2 माइनस क्यू रख दे तो, एक प्लस क्यू 2 प्लस क्यू रख दे तो उल्टा बनता है, 2 माइनस क्यू रख दो तो इससे बनता है, बट उसके अंदर की जो एनालिसिस है वो सेम है। क्या हम लोग पहले इस वाले रीजन में देखते हैं, फिर इस वाले रीजन में देखते हैं, फिर बीच में कहीं पे देखते हैं। That's what we do whenever we want to calculate the electric field due to two charges or whatever, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। मस्त कलरफुल डायग्राम विथ ऑल एक्सप्लेनेशंस आपके स्क्रीन के ऊपर मस्त है। तो आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए कि इस तरह के ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं। बाकी टाइम के साथ वो याद हो जाएगा, वो अलग बात है, बट ये पूरा क्लैरिटी आपको रहना चाहिए कि हर एक ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया गया। क्लियर है। ये सेम चार्जेस वाला सिखाया, प्लस क्यू रखो तो ग्राफ कैसा बनेगा, माइनस क्यू रखो तो ग्राफ कैसा बनेगा। ऑपोजिट चार्जेस वाला भी सीखेंगे हम लोग। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये जो मैं माइनस क्यू, यहां पे माइनस क्यू लिया था, यहां पे भी माइनस क्यू लिया था मैंने, राइट। अगर मैं माइनस क्यू नहीं लेता, यहां पे कुछ और माइनस क्यू, यहां पे कुछ और प्लस क्यू, तो ये जो बीच में आ रहा था ना 0, ये बीच में नहीं आता, छोटे चार्ज के पास में आता है ना। यहां पे स्टार मार्क देके आप लोग लिख लेना, if the two charges are not equal, if the two charges are not equal in magnitude, not equal in magnitude, अगर दोनों चार्ज का वैल्यू सेम नहीं है, then E इक्वल टू 0 जो होगा पॉइंट, E इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट विल बी नियर द स्मॉल चार्ज, नियर द स्मॉल चार्ज, क्योंकि फोर्स दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होने के लिए छोटा चार्ज का डिस्टेंस छोटा होना चाहिए, बड़ा चार्ज का डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, नियर द स्मॉल चार्ज। तो अगर मैं यहां पे -9 कूलम और -4 कूलम रख देता तो सब कुछ सेम आता, खाली ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाता, 4 कूलम के साइड में आता है ये वाला पॉइंट। बाकी शेप एनालिसिस सब कुछ सेम होता, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि ये दोनों चार्ज का वैल्यू सेम था, इसीलिए हम लोग वो 0 वाला पॉइंट को एग्जैक्टली बीच में ले रहे हैं। और अगर ये दोनों चार्ज इक्वल नहीं होता तो हम लोग छोटे वाले चार्ज के साइड में वो E इक्वल टू 0 वाला पॉइंट को शिफ्ट करवा कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। क्लियर है। चलते हैं हम लोग ऑपोजिट चार्जेस के बारे में। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस ड्रॉ करते हैं, एक दो देखते हैं होता है कि नहीं, है ना। ऑपोजिट चार्जेस मतलब क्या करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस का मतलब है कि हम लोग डायरेक्टली एक प्लस क्यू रखेंगे और एक माइनस क्यू रखेंगे, फिर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। और थोड़ा मैं आपके लिए डायरेक्टली अलग अलग ले लेता हूं, जैसे कि पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, लाइन साइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन, इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, ठीक है। चार्जेस रख लेते हैं हम लोग। चार्जेस मान लेते हैं, यहां पे मैंने यहां पे मैंने सपोज रख दिया +9Q और यहां पे रख दिया सपोज -4Q। क्या दोनों अपोजिट चार्ज हो गए, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, ठीक है। तो अब जो इनका 0 वाला कंडीशन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, वो कहां पे आएगा, क्या इनके बीच में आएगा, नहीं, ये तो इन दोनों के बाहर आएगा। बाहर कहां पे आएगा ना, छोटे चार्ज के पास में आएगा। तो छोटे चार्ज के पास में यहां पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा 0 होगा। ये हमें दिमाग में रख लेना है, पहला हमें दिमाग में रख देना है कि ये वाला पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहीं पे 0 होगा। बाकी कहीं पे 0 होने वाला नहीं है भाई साहब, बाकी कहीं पे भी 0 होने वाला नहीं है, याद रखें।
कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट में होगा जो कि -4q के साइड में आएगा। क्लियर? अच्छा, बाकी हमारा नॉर्मल काम हम लोग करेंगे क्या ना, अगर इंफिनिटी में जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अगर इधर इंफिनिटी में जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अगर इसके ऊपर आगा ऊपर एग्जैक्टली आ जाओ तो ई का वैल्यू इंफिनिटी, इसके ऊपर आ जाओ तो ई का वैल्यू इंफिनिटी, इस वाले पॉइंट में आ जाओ तो ई का वैल्यू जीरो, यह हमें पता है। राइट? चलिए अब सॉल्व करते हैं फिर से वही कहानी, पहले इस साइड से शुरू, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात आप समझ सकते हो कि अगर ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? जीरो है, और यहां पे भी जाके फिर से जीरो होना है। कहां पे? इंफिनिटी में जाके फिर से जीरो होना है। राइट? यहां पे जीरो, फिर से इंफिनिटी में जीरो, और इसके थोड़ी देर बाद इधर सोचो, इधर ये -q है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, E ड्यू टू 4q, और ये प्लस है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, E ड्यू टू +9q, और ये प्रोड्यूस होगा कितना? E ड्यू टू 4q, -4 है लेकिन इसको लिख देते हैं ऐसे, E ड्यू टू 4q और ये 9q। बताओ यहां पे दोनों सेम था, E इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? इस वाले पॉइंट में E ड्यू टू 4q इक्वल्स टू E ड्यू टू 9q, इसका मतलब तो वही है ना, यहां पे E इक्वल टू 0 का मतलब यही है। अगर मैं इससे थोड़ा दूर गया मतलब 4q से डिस्टेंस बढ़ रहा है, 9q से भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, 4q से डिस्टेंस बढ़ रहा है, 9q से भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है। सोच दोनों में से, मतलब यहां पे तो दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया। अब मैं थोड़ा इधर आया तो 4q से इतना और 9q से इतना, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा? 4q ज्यादा होगा कि 9q का वैल्यू ज्यादा होगा? सोचो, ध्यान से सोचना कि क्या होगा। अगर ये एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है तो इस साइड आ गया या उस साइड चला गया, अगर उधर चला गया तो 4q और 9q में से किसका वैल्यू ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्या होगा ना, अच्छे से समझना इस बात को। अगर जस्ट तुम इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, पहले थोड़ा यहां पे समझो, यहां पे इस वाले पॉइंट पे -q की वजह से इधर प्रोड्यूस हो रहा होगा, दिस विल बी E ड्यू टू -4q, इधर प्रोड्यूस हो रहा होगा, और 9q की वजह से इधर प्रोड्यूस हो रहा होगा, E ड्यू टू +9q। बट तू सोच यहां पे ये -4q वाला वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 4q का बहुत पास में है, बहुत पास में, तो ये वाला वैल्यू ज्यादा है यहां पे -4q का। तो इस वाले रीजन में जो E नेट है, E नेट इस वाले रीजन में किधर आएगा? लेफ्ट आएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू ज्यादा है जो कि लेफ्ट की तरफ है, और ये वाला वैल्यू कम है 9q, क्योंकि ये ऑलरेडी इससे दूर है, तो यहां पे E नेट का वैल्यू लेफ्ट आया। ठीक है, इतना समझ। तो सो जैसे ही तू 4q से दूर गया, 4q से दूर गया, 4q की वजह से फोर्स का वैल्यू कम होता गया। यहां पे आके 4q और 9q का वैल्यू क्या हो गया? जीरो, इक्वल। उसके बाद 9q का भी फोर्स कम हो रहा है क्योंकि दूर जा रहा है, और 4q का वैल्यू भी कम हो रहा है, वो दूर जा रहे हैं। लेकिन तू सोच 4q का ऊपर जो चार्ज है वो बहुत कम है कंपेयरिंग टू 9q, तो 4q का वैल्यू का फोर्स कम हो जाए, फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, 9q का वैल्यू का फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे दिस 9q इज मोर, क्योंकि इससे पहले 4q मोर था और वो कम होते होते यहां पे इक्वल हुआ, उसके बाद 9q का वैल्यू ज्यादा हो गया, है ना। तो इस वाले रीजन में हमारा ई नेट का डायरेक्शन आया लेफ्ट, और इस वाले डायरेक्शन में हमारा ई नेट का डायरेक्शन आएगा किधर? राइट, है ना, राइट। बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पे राइट तो होगा बट स्टार्ट जीरो से होगा, एंड भी जीरो से होगा। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ना, स्टार्ट होगा यहां लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब -इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा यहां पे जीरो हो गया। फिर इस साइड में क्या है? इस साइड में राइट है मतलब फिर से पॉजिटिव को जाएगा, बट पॉजिटिव को जाके ज्यादा देर तो रह नहीं सकता क्योंकि उसको इंफिनिटी में फिर से जीरो होना है। तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये जाएगा ऐसे, यहां पे बढ़ेगा यहां तक, फिर यहां से जीरो, फिर जीरो से पॉजिटिव होके बढ़ा, बट इसको अल्टीमेटली इंफिनिटी में जीरो को आना है, इसलिए वो फिर से जाके इससे इंफिनिटी में हो। इस साइड की कहानी खत्म, ठीक है ना। पहले ये जीरो वाला पॉइंट है और इससे यहाँ पे
नेगेटिव हुआ इससे लेफ्ट साइड, इससे राइट साइड में पॉजिटिव हुआ और ग्राफ ऐसे बन गया। अब इस साइड इस साइड वाले पॉइंट में समझते हैं। अगर इस साइड वाले पॉइंट की बात किया जाए, इधर वाले पॉइंट है ना, ध्यान सुनना, इस साइड वाले, ये बीच वाला पॉइंट, थोड़ा इसमें सोच, यहां वाले पॉइंट में अगर थोड़ा ये वाले पॉइंट में सोचेगा तो -4 की वजह से किधर आएगा, टूवर्ड्स आएगा, राइट। -4 की वजह से किधर आएगा, टूवर्ड्स। दिस इज E ड्यू टू -4Q। और 9Q की वजह से किधर आएगा, ये भी तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब 9Q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, E ड्यू टू +9 कूलम। तो दोनों ही राइट आ गए। अगर दोनों ही राइट आ गए मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, E का वैल्यू, यहां पे E नेट का वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही राइट आ गए। यहां पे सोच, यहां पे भी तो बात वही है। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से E ड्यू टू +9 कूलम इधर और E ड्यू टू -4 कूलम भी इधर, दोनों फिर से रहे तो यहां पे भी E नेट का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। बट खतरनाक बात है कि ये भी इंफिनिटी तक और ये भी इंफिनिटी तक, मतलब पॉजिटिव में ही रहेगा और इंफिनिटी से स्टार्ट होके इंफिनिटी में खत्म। तो यहां इंफिनिटी से स्टार्ट होगा पॉजिटिव इंफिनिटी में और इधर जाके नेगेटिव पॉजिटिव इंफिनिटी में खत्म होगा। तो बीच का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और इस साइड तो कोई सीन ही नहीं है। इस साइड सिंपल सी बात है कि जीरो तो कहीं पे हो नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिख देते हैं। अगर यहां पे देख ले तो +9 कूलम की वजह से किधर आएगा, आवे, और -4 कूलम की वजह से किधर आएगा, टूवर्ड्स। बट सिंपल सी बात है कि 9 कूलम के पास में है तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, मोर। अगर ये वैल्यू मोर हो गया तो देयरफॉर मेरा E नेट का जो डायरेक्शन आएगा इधर में किधर आ जाएगा, लेफ्ट, मतलब क्या, नेगेटिव। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा कहाँ से, स्टार्ट होगा इंफिनिटी से, खत्म होगा 0 पे। तो इस तरह से ग्राफ आएगा। दिस विल बी द ग्राफ। अगर हम अलग अलग चार्ज लेते हैं तो इसका दिमाग खाली यहाँ पे लगाना रहता है कि देखो ग्राफ का फॉर्मेट ना हमेशा ऐसा ही दिखेगा, बीच में ऐसे आएगा, एक साइड ऐसे आएगा और एक साइड ऐसे आएगा। और ये जो साइड है, इस साइड जो ऐसा आ रहा है ना, इस साइड, इस वाले साइड जो ऐसा आ रहा है, याद रखो ये उस साइड आएगा जिस साइड 0 होना है, मतलब छोटे चार्ज के साइड में ही ऐसा वाला आएगा। अब डायरेक्शन तुम्हें सोचना है कि प्लस होगा माइनस होगा क्या होगा, बट आएगा जरूर इसी तरह का इस साइड में। और बीच में भी ऐसा आएगा, हो सकता है ऊपर आए नीचे आए, और साइड में भी ऐसा आएगा हमेशा। तो ये वो टोटल चीजें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। बोलोगे तो मैं और एक इस तरह का ग्राफ भी ड्रॉ करके बता दूंगा एग्जांपल, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। बट अंदर का जो चीज है, जो क्रिस्प है इसका, है ना, जो इंटरेस्टिंग चीज है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं अलग अलग रीजन बना के, है ना। पहले जो जनरल पॉइंट से इंफिनिटी कहाँ पे, जीरो कहाँ पे जीरो आ रहा है बीच वाले पॉइंट में या साइड में या कहाँ पे, वो पहले लिख लेते हैं। फिर उसी हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढते हैं अलग अलग जगह और फिर उनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लियर है पूरा। तो सिमिलर में और एक एग्जांपल करवा देता हूं, शायद जो भी डाउट्स होगा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एक सिमिलर एग्जांपल डिटो सेम टू सेम करवाने की कोशिश करता हूं। आप लोग खुद से ट्राई करना है एक बार, है ना, खुद से एक बार कोशिश करिए कि क्या आपसे ऐसा वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। सिंपल सी बात है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, पहले अभी थोड़ा उल्टा ले लेते हैं, +4Q और -9 कूलम ले लेते हैं, +4Q -9Q, है ना, तब जाके ग्राफ शायद थोड़ा सा अच्छा दिखेगा हम लोगों का। बनाते हैं, खुद से कोशिश करिए एक बार, फिर देखना यहाँ पे कि सही हुआ है कि गलत हुआ है। सपोज यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, हियर सपोज वी टेक इट एज +4Q and here suppose we take it as -9Q. Alright, so let us do the formalities कर लेते हैं। जहाँ पे जो लिखना है, इन्फिनिटी में जाएंगे तो E का वैल्यू 0 लिखेंगे, इधर इन्फिनिटी में जाएंगे तो भी E का वैल्यू 0 लिखेंगे, इसके ऊपर आएंगे तो E का वैल्यू इन्फिनाइट लिखेंगे, इसके ऊपर आएंगे तो भी E का वैल्यू इन्फिनाइट लिखेंगे। और ये छोटा वाला चार्ज है तो छोटा वाला चार्ज के पास कहीं एक ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, राइट। ये ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। इतना कहानी है। इसके बाद एक एक बात समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सिंपल साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिफिकल्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल से करते हैं। इस साइड हमें पता है कि कैसा ग्राफ आएगा। ये -9 कूलम है तो थोड़ा अगर इधर आ जाऊं तो -9 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स प्रोड्यूस होगा, बट +4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, E ड्यू टू +4। लेकिन इसमें से ओब्वियसली ये 9Q वाला जो है वो ज़्यादा है। अगर 9Q वाला ज़्यादा है, दिस टर्म इज मोर,
तो देयरफॉर हमारा जो ई नेट का डायरेक्शन आएगा इस साइड में, वो ई नेट का डायरेक्शन आ जाएगा लेफ्ट। अगर लेफ्ट आया तो मुझे क्या लिखना है, नेगेटिव। और नेगेटिव अगर लिखेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे 0, तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से इस तरह से स्टार्ट होगा और यहाँ पे कहाँ तक, 0 तक जाएगा, राइट। इस तरह से इधर से स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से ऐसे 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 ओके, यहाँ पे 0 तक जाएगा। इस साइड का ग्राफ खत्म। अब बीच में आते हैं। अगर बीच में आ जाएं तो बीच का बात यह है कि बीच में अगर हम लोग थोड़ा इस तरफ बात करें तो +4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्रिएट होगा +4Q की वजह से, और -9Q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, है ना, -9 कूलम। तो अभी भी ये जो प्रोड्यूस हो रहा है दोनों के दोनों राइट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इस साइड इसके पास देखूं तो ये भी इधर यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, ये ड्यू टू -9, और ये ड्यू टू +4 भी, ये भी इधर ही प्रोड्यूस करेगा, ये ड्यू टू +4। जो भी हो, ये भी ज्यादा है बट ये दोनों तो अभी भी सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे जो ई नेट का वैल्यू हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इधर स्टार्ट होगा +∞ से और इधर खत्म भी होगा +∞ में। तो डेफिनेटली ऐसे आएगा, यहाँ पे बीच में कहीं पे ऐसे बेंड होगा, फिर इधर +∞ तक जाएगा। तो बीच में इस तरह का ग्राफ बनेगा। इस साइड का क्लियर। अब जो गंदा वाला आता था वो इस साइड ही आता था, है ना, सारा गंदा वाला इस साइड ही आता था। तो इस साइड में डायरेक्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब इससे पहले +4 कूलम का ज्यादा होगा और इसके बाद +4 कूलम का कम होगा। तो इस वाले पॉइंट में ये ड्यू टू +4 कूलम लेफ्ट साइड है और ये ड्यू टू -9Q, ये ड्यू टू -9Q लेफ्ट साइड है। बट डेफिनेटली यहाँ पे 4Q का वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज मोर। अगर ये वैल्यू ज्यादा हुआ तो देयरफॉर ई नेट का वैल्यू यहाँ पे किधर आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब मुझे -Q से स्टार्ट करना है। इस साइड आ गया तो यहाँ पे भी फिर से वही बात होगी कि यहाँ पे ई ड्यू टू +4 कूलम इधर आएगा, है ना, +4 कूलम Q इधर आएगा, बट ई ड्यू टू -9 कूलम इधर आएगा, यहां पे आएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्रॉस कर चुका हूं। इक्विलिब्रियम से पहले ई ड्यू टू +4 कूलम ज्यादा था, बट इक्विलिब्रियम के बाद ई ड्यू टू -9 कूलम विल बी मोर। तो अगर ये मोर हो गया तो इसका डायरेक्शन राइट है, तो देयरफॉर यहाँ पे ई नेट का वैल्यू हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो सोच ग्राफ कैसा होगा अभी ना, यहाँ पे नेगेटिव मतलब माइनस से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव 0 होना है, मतलब 0 तो होगा, पॉजिटिव भी होगा, कहीं पे ऐसे सॉरी कहीं पे आके यहाँ पे 0 भी होगा और इसके बाद यहाँ पे ऐसे भी जाएगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो आप लोग अगर किए हो तो डेफिनेटली चेक कर लो कि ग्राफ ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप किए हो तो चेक कर लो एक बार कि क्या ग्राफ आपका ऐसे बना है या नहीं बना है। ऑलराइट, दिस विल बी द ग्राफ। ऐसा ग्राफ बनना चाहिए सबका। आपका ग्राफ अगर ऐसे बना है मतलब आप सबको सही किए हो, अगर आपका ग्राफ ऐसा नहीं बना है मतलब आप कहीं पे कुछ गड़बड़ सोचे हो, और क्या गड़बड़ सोचे हो वो आपको पूरा ग्राफ देख के समझ में आएगा, है ना। ये सिंपल सी बात है और ऐसे समझ में आ जाता है टाइम के साथ कि कहाँ आता है क्या नहीं, ऑल दिस ग्राफ्स। बट ये ग्राफ्स आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। सारे ग्राफ, एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक इन्फानाइट रॉड के लिए, एक रिंग के लिए और 2 पॉइंट चार्जेस के लिए अलग अलग सिचुएशन में सेम चार्ज रख दो तो क्या होगा, ऑपोजिट चार्जेस रख दो तो क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, क्या बनेगा, पूरी कहानी आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए। देन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। ठीक है, तो ग्राफ का सिलसिला खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सिलसिला खत्म। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड के कहानी थे, जितने पॉसिबिलिटीज थे, जितने चीजें 7 लेक्चर में मैंने आपको पूरा परफेक्टली एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दिया हूं कि कैसे हम लोग क्या क्या इसके अंदर खोलताड़ कर सकते हैं। बाकी हम लोग का लाइव सेशन जब डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस तो उसमें पता चलेगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बट दैट दिस इज आई थिंक ए बेस, ये पूरा आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप
किस तरह से चीजों को एनालाइज कर रहे हो और अकॉर्डिंगली सारे चीजों का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। क्लियर है पूरा? तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा डिस्कशन के बाद एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा है थ्योरेटिकल टॉपिक, और उसमें आपको याद दो चीजें रखना होगा। क्या क्या रखना होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये क्या होते हैं ना? जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस कर रहा है तो वो तो हमें दिखता नहीं है। एक चार्ज रख दिया तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है वो हमें पता ही नहीं है, कुछ भी, है ना? दिख ही नहीं रहा है हम लोगों को, हो रहा है कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कैलकुलेशन अलग बात है, बट कुछ दिख नहीं रहा है हमें। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉपी में हम लोग को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ तरीका सोचा गया कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उस तरीका को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये रियलिटी में ऐसा कुछ लाइंस वाइंस एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम लोग बोलते हैं, हम लोग इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं टू रिप्रेजेंट। अब कैसे? रैंडम थोड़ी ड्रॉ कर देगा कोई भी। किसी को बोलो कि ड्रॉ कर, तू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर, तो वो बोला कि हाँ मैं तो अपने नाम के, मैं तो ऐसे बनाऊंगा। कोई बोला कि मैं तो ऐसे बनाऊंगा, कोई कुछ कुछ बनाएगा, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाएंगे सब लोग, ऐसा हाथ में वो शेप बनाता था ना, वैसे बन जाए। वैसा नहीं करना है। उसको बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देख क्या बोला ना, दीज आर इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है, ये लोग स्ट्रेट भी हो सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकते हैं, बट कैसे होगा ना, अगर मैं एक चार्ज रख दूं और एक +1 कूलम का यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसके पास में रखूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसके पास में रखूं, तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं उसके ऊपर, उसका पाथ के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो वो वहां पे प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करेगा। पूरा क्लैरिटी से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब इमेजिनरी लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं ना? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ठीक है, इमेजिनरी लाइन मतलब हम लोग तो हार्डकोर इमेजिनर है ना, हम लोग हार्डकोर इमेजिनेशन करते हैं, कुछ भी मतलब फिगर बनाते, कुछ भी लाइन ड्रॉ करते, कुछ भी शेप ड्रॉ करते हैं हम लोग बैठ के। तो उसके लिए बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम मत ड्रॉ करो, जिसके जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है या जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस तुम्हें ड्रॉ करने हैं, वहां पे एक +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रीली वहां पे छोड़ दो, वो जिधर जिधर भागेगा उसके पाथ के ऊपर लाइन ड्रॉ करो, दैट इज सिंपली योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है, याद रखना है ये चीज। उनको क्या बोला जाता है? लाइंस ऑफ फोर्स। क्यों बोला जाता है समझ आएगा, क्लियर है? फिर बोला गया कि ये रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, ये लोग रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं रियल सिचुएशंस में, हम लोग दिखाने के लिए, सिचुएशन दिखाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसको याद करना पड़ेगा, रिमेंबर कि कैसे वाले चार्ज लोगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दिखता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होते हैं, इससे निकलते हैं और इन्फानाइट की तरफ जाते हैं। ये इन्फानाइट की तरफ जा रहे हैं, ये लोग भी इन्फानाइट से आते हैं, नेगेटिव चार्ज के अंदर घुस जाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, अंदर में लिख देता हूं, है ना, दिस इज ए प्लस चार्ज एंड दिस इज ए माइनस चार्ज। ऑलराइट, दिस इज ए प्लस चार्ज एंड दिस इज ए माइनस चार्ज। ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। तो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज लो तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखते हैं, एक नेगेटिव सिंगल पॉइंट चार्ज लो तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे दिखते हैं। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो तो वो पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव में घुसते हैं। देख रहे हो, पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव में घुसते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर दो पॉजिटिव ले लो या दो नेगेटिव ले लो तो रिपेल करेंगे, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखता है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखते हैं। और अगर कभी भी हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, जहां पे याद करो हम ऐसे फिगर भी ड्रॉ कर रहे थे, अगर +1 कूलम रिलीज करो तो वो ड्रर ड्रर सीधे मूव करेगा। इसीलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल इक्विस्पेस लाइन से डिनोट किया जाता है ना।
पैरेलल इक्विस्पेस्ड लाइंस, इक्विस्पेस्ड लाइंस, इससे हम लोग डिनोट करते हैं किसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्फ़िगरेशन है कि सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखते हैं, एक पॉजिटिव एक दो पॉजिटिव हो तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखते हैं, या दो नेगेटिव हो, अगर ये माइनस क्यू होते तो खाली ये डायरेक्शन चेंज हो जाता, समझ रहे हो, ये जो एरो बाहर आया है ये एरो कहाँ चला जाता, अंदर चला जाता, अगर ये जो माइनस होते तो, समझ रहे हो ना, अगर ये माइनस होते तो ऐसे हो जाता, बट ये दोनों माइनस तो है नहीं, ये प्लस है, इसीलिए हम लोग अवे कर रहे हैं, और माइनस होता तो टूवर्ड्स कर देते, खत्म बात, ठीक है। और अगर यूनिफॉर्म हुआ तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है, हमें पता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव तरफ, और यूनिफॉर्म होता है तो खत्म कहानी। ये कुछ शेप होते हैं, दिस इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या होता है पता चल गया, और अलग अलग चार्ज की वजह से वो कैसे दिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो भी पता चल गया। अब फाइनली हम उनके प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये डायरेक्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके बोर्ड में ये डायरेक्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, या तो कभी कभी इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, और एंट्रेंस के लिए इसका थोड़ा सा जरूरत पड़ता है, वो आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज याद हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देते 2012 IIT JEE, जिस साल मैं दिया था एग्जाम, उस साल में क्या हुआ था ना, IIT JEE में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसा कुछ था शायद, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ना, करवाएंगे हम लोग जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो उसमें, तो प्रॉपर्टीज याद होगा तो आइडेंटिफाई करने में आसान होता है, और प्रॉपर्टीज भी कुछ डिफिकल्ट है नहीं। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है ना, या तो वो लोग पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं या तो इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं, अभी तो पढ़े, या तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर इंफिनिटी जा रहे हैं, या तो इंफिनिटी से स्टार्ट होकर नेगेटिव में खत्म हो रहे थे, है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से। आप देख रहे हो यहाँ इंफिनिटी में खत्म हो रहा है, या इंफिनिटी में स्टार्ट हो रहा है, या इंफिनिटी में खत्म हो रहा है, यहाँ इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में खत्म हो रहा है। मतलब मैं पहला पॉइंट में वो ही बोल सकता हूँ कि दे एमिनेट, एमिनेट मतलब बाहर निकालना, दे एमिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। या तो पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, या तो इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं, या तो नेगेटिव में खत्म होते हैं, या तो इंफिनिटी में जाके खत्म होते हैं। दूसरा पॉइंट में बोला गया कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे वो स्ट्रेट कर्व्ड कुछ भी हो सकते हैं, अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो अगर इसका कोई भी पॉइंट में, जैसे ये एक पॉइंट है P, मैं अगर इस पॉइंट P पे एक टैंजेंट ड्रॉ करूं तो ये मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। अगर ये पॉइंट है Q में, यहां पे अगर एक टैंजेंट ड्रॉ करूं तो ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q बता देगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई भी पॉइंट में हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टैंजेंट हमें क्या बता देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अच्छा सोच, तुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है, वहां पे तू कोई चार्ज रखेगा तो उसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन भी तो पता चल जाएगा। तो टैंजेंट सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, या फिर इट ऑल्सो गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट ऑल्सो गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड इसीलिए that's why these are called as lines of force. That's why we also call them lines of force, lines of force। उनको lines of force इसीलिए बोला जाता है क्योंकि टैंजेंट ड्रॉ करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता होने के साथ साथ हम वहां पे रखा गया चार्ज के ऊपर फोर्स का भी डायरेक्शन बता सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि ये या तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो गई या तो इन्फिनिटी से, या तो नेगेटिव में खत्म हो गई या तो इन्फिनिटी में। दूसरा पॉइंट बोला कि कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रहा है तुझे, तो टैंजेंट ड्रॉ करेगा तो तुझे वो फटाक से बोल देगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, टैंजेंट जिधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर। अब सोच, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
अगर दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर दिए तो मैं इसको एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, इसको एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, E1 और E2। तो अगर दो अलग अलग टैंजेंट आ रहे हैं मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो अलग अलग डायरेक्शन है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे, ये वहां पे लिखा हुआ है। इफ दे विल इंटरसेक्ट इट मीन्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टैंजेंट्स, and two tangents means two directions of electric field, and two directions of electric field का मतलब है not possible, this is not possible, two directions of electric field, two directions of electric field at a point is not possible, possible ही नहीं है ये, that's why two electric field lines can never intersect each other, कभी intersect नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर और क्राउडेड, क्राउडेड मतलब ज्यादा प्रेजेंट होंगे, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, मतलब जैसे कि ये सपोज मैंने प्लस क्यू रखा यहां पे, है ना, इसके वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे ऐसे बन रहे थे चारों तरफ, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बन रहे हैं इसके। तो अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले जाऊं और यहां पे एक पॉइंट ले जाऊं, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो ऑब्वियसली Q पॉइंट इससे पास में है और Q पॉइंट इससे दूर है, तो इलेक्ट्रिक पॉइंट P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। इसका मतलब तुम अगर पॉइंट P को देखोगे तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड, मोर क्राउडेड मतलब भीड़, देख यहाँ पे भीड़ पास पास में है, बट जैसे ही दूर दूर जाते हैं वो लोग ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होता है वहां पे क्राउड भी ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, और जहां पे कम होता है वहां पे वो स्प्रेड ऐसे दूर दूर भागते हैं, कम होता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब अगर ये Q है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं 4, तो अगर मैं 2Q रखूं तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने निकलेंगे, 8, है ना, कितने निकलेंगे, 8। कहने का मतलब वही है कि अगर ये Q था तो इसमें से 4 निकल रहे थे, तो 2Q में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ, जेई में एक बार क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था सुनने ध्यान से ना, सपोज ये है Q1 और ये है Q2, ठीक है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा दे दिया था, ऐसा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ दिया था, ठीक है, ऐसा बोला कि बताओ Q1 कौन सा चार्ज है, Q2 कौन सा चार्ज है, और Q1 बाई Q2 का वैल्यू कितना होगा, Q1 बाई Q2 का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, Q1 से निकल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा, Q2 में घुस रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा। Q1 से कितने निकल रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, Q1 से 6 निकल रहे हैं, Q2 से 2 घुस रहे हैं तो 2, तो 3:1, दिस इज द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। तो ये इसका, ये 5 नंबर का ये एग्जाम्पल है कि कभी भी अगर नंबर मतलब चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर चार्ज डबल कर दो तो उसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी डबल हो जाएंगे, अगर चार्ज को हाफ कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हाफ हो जाएंगे, सिंपल सी बात। लास्ट पॉइंट बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। क्यों क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, सुने क्यों क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन, नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। अच्छा पहले बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है कि नॉन कंजर्वेटिव ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो अगर इन ए लूप वर्क डन कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो एक लूप में अगर एक जगह से स्टार्ट किया वहीं पे आके उसको रख दिया तो हमारा 0 होना चाहिए था वर्क डन। बट तू सोच, अगर कभी ऐसे सर्कल में तो यहां पे Q रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां पे फिर आ गया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना,
और यहां पे आ गया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो हर एक जगह में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ई मतलब फोर्स भी इधर लग गया और उसका डिस्प्लेसमेंट भी इतना करवाया मैंने dx, यहां पे भी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करवाया मैंने dx। तो देख रहा है हर एक जगह में जो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो तो सेम डायरेक्शन में है ना। तो यहां पे क्या होगा ना, अगर मुझे कोई वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, बट कंजर्वेटिव के हिसाब से 0 होना चाहिए, है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन ए लूप शुड बी इक्वल टू 0। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को राउंड बना दिया तो टांजेंट तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, तो अगर चार्ज को मैं लूप में मूव करवा रहा हूं तो उसके वजह से तो वर्क डन 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, अगर बना देगा तो उसका कंजर्वेटिव वाला नेचर सेटिस्फाई नहीं होता है, बट इट इज कंजर्वेटिव, तो इसीलिए वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप ना, बिकॉज ऑफ इट्स कंजर्वेटिव नेचर। अब उसको अगर तुम अच्छे से लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे ना, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है इन ए क्लोज लूप द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0, बट if we take a charge in a closed loop then the work done by electric field will not be equal to 0, hence it cannot form a closed loop। अगर ये क्लोज लूप बना देगा तो वर्क डन 0 नहीं होगा, तो इसका कंजर्वेटिव वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। तो ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखते हैं, उनका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, क्यों वो लोग इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्यों वो लोग क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, ये समझने वाली बात थी। और ये सिंपल प्योर थियोरिटिकल चीजें हैं, इसके अंदर ना कोई न्यूमेरिकल है ना कोई पता कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट। इसीलिए बोलता हूं कि चीजें बहुत आसान है और आपको याद रहना चाहिए, दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल। हाँ, ये प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन आपको एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, जैसे मैं बोला था 2012 में पूछा गया है, और एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया है, आप चेक कर सकते हो जाके, है ना। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूरी कहानी खत्म। तो इसी के साथ हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली डन एंड डस्टेड। कूलम्ब्स फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सबसे बड़ा सेक्शन होता है वो हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। इतने में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और कहानी खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए आपको क्या करना है ना, अगर बहुत अच्छे से समझना है तो वर्क पावर एनर्जी में जो भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया था उसको एक बार रिवाइज करके आइए, क्योंकि पहले 5 मिनट नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में पहले के 5 मिनट में आपको पोटेंशियल एनर्जी ही लिखना सिखाया जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज करेंगे हम लोग। सेम कॉन्सेप्ट अगर आपको लिखना आता है तो बात तो एक ही है ना यार, पोटेंशियल एनर्जी कोई भी कंजर्वेटिव फोर्सेस का हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसके साथ आज का क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। आप लोगों को डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी प्रैक्टिस करके आना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।